हाँ जी, तो रसायन अध्याय की बात सबसे पहले करेंगे। उससे पहले चरक चिकित्सा में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा ही मिल जाते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, आपको अगर सबसे ज्यादा ध्यान देना, वो 1 से 17 तक अपने को ध्यान देना है। जो 80% आता है ना, वो मामला 1 से 17 में से ही आ जाता है। ठीक है, फिर राष्ट्र के 3 चैप्टर और इम्पोर्टेंट आते हैं, और वो भी हैं थोड़े। बाकी 1 से लेके 17 तक अपन प्राइमरी फोकस रखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले रसायन अध्याय की बात करते हैं। रसायन अध्ययन के अंदर 4 पाद जो है, इसमें फर्दर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार जो सेकंड चैप्टर है, उसको भी इसी प्रकार से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रसायन जो है कौन से पार्ट में से है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अष्टांग हृदय की बात करें, तो रसायन की जो बातें हैं या फिर रसायन अध्याय जो है वो अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में बताया गया है। ठीक है, तो उत्तर तंत्र या फिर उत्तर स्थान भी बोल सकते हैं। और एक आता है चिकित्सा की परिभाषा आती है यहाँ पे, इसलिए लिखी गई है क्योंकि आप विमर्श में देखोगे वहां पे चतुर्नाम भेषक आदि नाम करके एक श्लोक लिखा गया है चिकित्सा का। तो चिकित्सा जो है, अपन क्योंकि चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं और अपने से कोई पूछ ले कि भाई बताइए चिकित्सा जो है कहाँ पे है, उसकी परिभाषा या फिर क्या होती है, तो सूत्र स्थान के 9 चैप्टर में और 16 चैप्टर में जो है वो चिकित्सा की परिभाषा बताई गई है। एक बात आती है कि चक्रपाणी ने रसायन और वाजीकरण के बारे में कहा है कि जो जनरली चिकित्सा स्थान में अपन में डिजीज की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले डिजीज से पहले भी रसायन और वाजीकरण को जो है वो स्थान दिया गया है। इसका रीजन ये है कि भाई ये स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए है। और आयुर्वेद का प्रयोजन भी यही है कि भाई पहले स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रखना रक्षा करनी चाहिए। फिर अब अगर आपको ज्वर, रक्तपित, पांडु, जो भी अगर आपको डिजीज हो रही है, गुल्म वगैरह जो भी सीक्वेंस से अपन कहें, उसी की जो है वो चिकित्सा की जाएगी। है ना, और भी जो है ये प्रधान होते हैं चिकित्सा में, इसलिए इनका वर्णन जो है वो पहले ही किया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो है वो रसायन और वाजीकरण की बात करें, तो ये दीर्घायु और महाफलदायक बताया है। इसको किसने कहा? चक्रपाणी ने। ठीक है, इसके बाद में चार जो मैंने कहा भाई 4 पार्ट होते हैं, तो अभय अमल किए तो आपका अपन याद करते हैं, APKA, आपका आपका से याद कर लेते हैं। तो अभया अमल किए, प्राण कामिए, कर परिचिति और आयुर्वेद सम्मथानीय, इनके आपको योग भी याद होने चाहिए। ठीक है, कि किसमें कितने योग हैं। तो सबसे पहले अभय अमल के में 6 हो गए। ठीक है, प्राण काम्य में 37 है, कर परिचितीय में 16 है, और आयुर्वेद समूथान्य में 4 है। भले ही आप इनको टोटल जोड़ सकते हो, इनको टोटल जोड़ के भी देख सकते हो। आयुर्वेद समूथान्य तो अपन कहते हैं भाई आयुर्वेद जो है अपने चारों तरफ है, ऐसे याद कर सकते हैं, आयुर्वेद चारों तरफ है तो 4 होते हैं। आयुर्वेद में योग कितने? 4। कर परिचितीय, ठीक है, तो कर परिचिति से याद करते हैं कि कर कर का मतलब कोई काम करना जब शुरू करते हैं, 16 साल का हो जाता है कि भाई कुछ काम करना शुरू करते हैं, है ना, तो कर बोल देते। कोई 16 साल में आजकल 12th कर लेते हैं, तो काम करो। इसी प्रकार से एक चीज और याद की थी अपन ने, चतुरंगुल के योग याद किए थे, है ना, कि चतुरंगुल के योग कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 में व्यक्ति क्या हो जाता है? चतुर हो जाता है। इसी प्रकार से काम कब करते हैं? 16 की उम्र में। प्राण काम ये 37 हो गए, सबसे ज्यादा हो गए। और अभय अमल की बात करें तो 6 हो गए। ठीक है, चलो। इसके बाद में जो है एक अलग अलग योगों की बात आती है। सारे जो जितने भी चैप्टर हैं उनमें सारे योग अपन देखेंगे। सबसे पहले तो पहला अभय अमल के जो पाद है, पहला पाद रसायन का, उसमें आता है कि ब्रह्मा के चयन मंत्र से सबका अलग हरा हो जाता है। ठीक है, हालांकि आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश ये करना कि हर कहीं ट्रिक नहीं लगानी। हाँ, नया अपन पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तब ठीक है, एक बार याद करने के लिए अच्छा है, क्योंकि फिर ट्रिक इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो समय पे सही ट्रिक लग नहीं पाती है। तो बहुत कोशिश ये करनी है कि कम याद करें अपन। तो जैसे ये एक सुपरफिशियल चीज है, जैसे कि प्रथम ब्रह्म रसायन हो गया, द्वितीय, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र 2 याद हो गए, च्यवनप्राश रसायन हो गया इसमें। इसके बाद में लक से आमलक याद करेंगे, और हरा हो जाता है हरितकी। तो हरितकी के कितने योग है भाई? इसमें 2 योग है हरितकी के। ब्रह्म रसायन के कितने हो गए? एक प्रकार से 2 हो गए, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय हो गया, एक च्यवनप्राश और एक आम्ल। इसके बाद में भेषज के पर्याय आते हैं, 9 होते हैं भेषज के पर्याय। कोई खास चीज नहीं है, चिकित्सितम, व्याधि हरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चित्तम, प्रकृति स्थापन और हितम। अब इतना क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भेषज का पर्याय है, कौन सा नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको फोकस्ड हो जाना। जैसे चिकित्सक की बात करें, चिकित्सितम, तो ये आए तो ध्यान रखना, ये भेषज का पर्याय है। व्याधि हर भी इसी का होता है। पथ्य हो गया, इंपॉर्टेंट है ना, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लाएंगे, ये पथ्य इंपॉर्टेंट है। साधनम औषधम समझ जाएंगे, साधन है, औषध है। ठीक है, प्रायश्चित इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकृति स्थापन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो 3 है ये तो याद ही रखना। ठीक है, बाकी एक बार श्लोक याद हो जाए, वो तो टोटल होते कितने? 9 है भाई टोटल संख्या इनकी। ठीक है,
इसके बाद में आगे आता है भेषज के दो प्रकार होते हैं, सबके आपको यहाँ पे दो ही मिलेंगे, दो प्रकार के भेषज होते हैं। भेषज मतलब औषधि। एक ऐसी भेषज होगी जो आपके स्वस्थ से ओजस कर्म, जो आपको स्वस्थ बनाए रखेगी और आपके ओज की वृद्धि करेगी, ऐसा कह सकते हैं। बाकी स्वस्थ से ओजस कर्म होती है। दूसरी होती है आर्तस से रोगनुत, मतलब आर्त मतलब रोगी को बोलते हैं, आर्तस से उसके रोगों को दूर करने वाली। तो दो हो गई। अभेषज भी दो प्रकार की होती है, एक बाधन और एक सानुबाधन होती है। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतने क्वेश्चन नहीं आते। इसी प्रकार से अपन रसायन और वाजीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले रसायन के गुणों की बात करें। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्य तरुणम वय। एक बार जो श्लोक है ना वो पूरा अपन थोड़ा सा देख लेंगे, फिर भी इंपॉर्टेंट चीजें देखो। एक तो ये लाइन आती है, लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। ये लाइन किसने दी है? ये आचार्य चरक बोलते हैं, लाभोपायो सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी लाइन आती है, रसायनम च तज्ज्ञेयम यज जरा व्याधि नाशनम। तो ये आता है सारंगधर। ठीक है, तो ये सारंगधर की लाइन हो गई। फिर आता है यज जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, ये आती है चक्रपाणी के। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है अपने को, ये तीनों चीज जो है वो याद होनी चाहिए अपने। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, यज जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, तो ये चक्रपाणी की बात। ठीक है, तो ये चक्रपाणी में याद करेंगे, जो चक्र होता है ना, जो सुदर्शन चक्र याद रखे चक्र, वो क्या करता है, विध्वंस करता है ना। तो श्री कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र था वो क्या करता था, विध्वंस करता। तो चक्रपाणी की जो भी लाइन है उसमें विध्वंस ही आएगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि लाइन पूछ ले कौन सी किसकी है। इसके बाद में वाजीगण की बात करेंगे, इसमें दो चार बातें। एक सबसे पहले अपत्य संतान कर्म। ठीक है, ये संतान करने वाला होता है। संतान मूल, ठीक है, ये संतान का मूल होता है। कौन? वाजीकरण जो होता है वो संतान का मूल होता है। और जब आप 30वां चैप्टर पढ़ते हो उसमें आता है अपत्य मूल। अपत्य मूल कौन होता है? स्त्री होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है यस स्त्रीय बलम पुष्टि वाजीकरणम एव तत्, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस यस प्राप्त करने वाला श्रीय बलम पुष्टि वाजीकरणम एतत्। अब यहाँ पे देखो, बल पुष्टि श्रीय यस ऐसी बात है, यहाँ पे कहीं भी अपने को ऐसे नहीं लगता कि ये वाजीकरण की लाइन होगी। अपने यहाँ पे ऑप्शन में आएगा चयन प्रास, तो अपने को लगेगा हो सकता है वहां से संबंधित हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, किसके लिए? ये वाजीकरण के लिए है। रिक्त स्थान आता है। अगला आता प्रभूत शाखा साख्यो येन चैत्यो यथा महान। बहुत शाखा वाला वृक्ष, जिस प्रकार से जो बरगद का पेड़ होता है ना, जो गांव के बीच में पेड़ होता है, एक बड़ा बरगद का पेड़ होता है, वो चैत्य मतलब पूजनीय पेड़ होता है। तो उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है। बहुत सारी शाखाओं से मतलब है जिस मनुष्य के बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या होता है? पूजनीय होता है। ये वाजीगण के संदर्भ में एक लाइन लिखी गई है। इसके बाद में आता है रसायन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि रसायन जो होता है, रसायन सात्विक गुणों को बढ़ाने वाला होता है। आप विमर्श में देखोगे लिखा हुआ है। और वाजीकरण जो है वो राजस गुणों को बढ़ाने वाला होता है। रसायन सेवन जो है दो प्रकार से किया जाता है, एक कुटी प्रावेशिक विधि है और एक वातातपिक। जब आप चौथा इसका पार्ट अपन वही पढ़ेंगे तो वहां पे एक द्रोणी प्रावेशिका भी है। द्रोणी प्रावेशिक रसायन विधि भी होती है। उसमें द्रोणी में बैठ जाते हैं, द्रोणी मतलब नौका होती है, उसमें बैठ जाते हैं और वहां पे फिर रसायन का प्रयोग करते हैं। कुटीर निर्माण विधि की बात करते हैं तो कुटीर निर्माण में दो तीन बातें हैं। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर से उसकी पूर्व उत्तर दिशा होगी। त्रिगर्भा होगी, सूक्ष्म लोचना हो, छोटे छोटे उसमें जरोखे होंगे। त्रिगर्भा मतलब एक, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा घर, इस प्रकार से त्रिगर्भा होनी चाहिए कुटी। शब्द आदि नाम असस्ता नाम अगम्याम स्त्री विवर्जिताम। तो जो असस्त मतलब जो अच्छे शब्द नहीं हो उनका जो है अगम्य, उनका जो है उसमें प्रवेश वर्जित होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और स्त्रियों का वर्जित होता है किसमें? कुटी में। इसके बाद में आगे बात करते हैं कुटी प्रावेशिक मुख्य में वातातपिकम अन्यथा। तो कुटी प्रावेशिक जो होती है वो ज्यादा बढ़िया मानी जाती है ना, वातातपिक की कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हो गया। वाग्भट और चरक दोनों ने यही बात बताई है ना। तो कौन सी प्रधान किस कौन सी बताई है? तो कुटी प्रावेशिक बताई है। कभी ऐसा आ जाए कि बताइए कौन सी विधि से सेवन करना चाहिए, तो ऐसा अगर कुछ पूछ लेते हैं तो आप कुटी प्रावेशिक लगा सकते हो। ज्यादातर में आप कुटी प्रावेशिक ही देखोगे। ठीक है, देखो कुटी प्रावेशिक का मतलब क्या होता है कि कुटिया में बैठ के आप क्या कर रहे हो? रसायन का सेवन कर रहे हो। अगर अपन मॉडर्न से थोड़ा सा देखें तो जैसे आप एडमिट हो गए अस्पताल में, ठीक है, तो आप अंदर एडमिट, जिसको आईपीडी अपन बोल देते हैं, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट है ना, आईपीडी जिसको बोल दिया, तो वो कुटी प्रावेशिक होता है। और वातातपिक का मतलब क्या होता है? देखो, वात प्लस आतप, वात प्लस आतप मतलब आप वायु और आतप मतलब धूप के कांटेक्ट में रहोगे, मतलब आप बाहर अपना घूमते फिरते रहो, औषधियां भी ले ली, वो वातातपिक विधि होती है। ठीक है, चलिएगा, ओपीडी जिसको बोले। इसके बाद में अगला आता है भाई कुटी प्रावेशिक विधि की बात करें, कुटी में किस प्रकार से प्रवेश करना है। तो सूर्य जो है कब हो भाई? उत्तरायण में हो। अब एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बुक में जो है वो उत्तरायण लिखा है, लेकिन आदान काल का पूछ लिया था।
तो वो अपन ने ऋतुचर्या वाले में देखा ही था कि भाई हाँ आदान काल और ये एक ही बात। फिर शुक्ल पक्ष होना चाहिए, यहाँ पे भी दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल होता है एक कृष्ण होता है, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए। तो धृति स्मृति और बल को धारण, ठीक है। एक अष्ट ज्ञान के देवताएं आते हैं पहले चैप्टर में, सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में अष्ट ज्ञान देवता आते हैं, उसमें सारी वो फीमेल वर्जन वाले नाम है पूरे के पूरे, ठीक है। तो वहां पे अपन कहते हैं कि धैर्य, जनरली ऑप्शन में धैर्य आता है और पूछा जाता है कौन सा इसमें से नहीं है, तो धैर्य नहीं होता है। यहाँ पे भी पूछा जाता है कुटी प्रावेशिक विधि में इनमें से कौन सी चीज नहीं है, धृति स्मृति और बल को धारण करना, यहाँ पे धी नहीं है, ठीक है। देखो ऐसे बन सकता है धी धृति स्मृति बल, तो धी नहीं है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है। इसके बाद में संशोधन औषधि की बात करते हैं। तो अपन ने क्या किया भाई, थोड़ी सी कुटी प्रावेशिक कैसे प्रवेश करना है कुटी में, इसकी बात अपन ने की। इसके लिए प्रवेश करने से पहले अपने को क्या करना है भाई, संशोधन करना है। संशोधन किया तो किससे करेंगे, मतलब रसायन सेवन करने से पहले क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। संशोधन किससे करते हैं, हरित के आदि चूर्ण से करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि बताइए संशोधन औषध क्या है। रसायन सेवन से पहले आचार्य चरक ने संशोधन औषध हरित के आदि चूर्ण बताया है। और हरित के आदि चूर्ण को श्लोक आप याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नहीं है। तो कह रहा है हरित की नाम चूर्णानी सेंधव आम्ल के गुणम वचा विडंगम रजनी पीपली विश्व भेषजम, इस प्रकार से करके पूरा याद हो जाना चाहिए आपको। और ये प्रयोग भी किया जाता है, ये यूज भी करते हैं। अगर आपको चिकित्सक की देखरेख में आपको ये काम करना है, आपको अगर सद्य एक प्रकार से संशोधन करना है अपना, तो इससे कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसको काफी बार किया है, तो अच्छा रिजल्ट देता है ना। तो ये पूरा इसका जो है अनुपान जो है, ये सारी चीजें इसमें ली जाती हैं। और इसका जो अनुपान है वो क्या होता है, उष्ण जल होता है, ठीक है। मात्रा इसकी 1 तोला, ये मात्रा यहाँ पे नहीं दी गई, बस पढ़ लीजिएगा आप। फिर आता है संसर्जन क्रम। अब इसके बाद में आपको संसर्जन क्रम मतलब अगर हीन शुद्धि हुई है तो 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि हुई तो 5 दिन तक, और उत्तम शुद्धि हुई है तो 7 दिन तक आपको संसर्जन क्रम करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बात हो गई हरित की, ये संशोधन ये पूछा गया बहुत बार, इसका अनुपान क्या है ना, ये बताना भूल, ये अनुपान क्या है। एक इससे पूछ लेते हैं, इसमें क्या क्या है। एक तो हरित की का चूर्ण है, सेंधव आम्ल की गुड़ है, बचा विडंग रजनी पीपली विश्व भेषजम, ठीक है। इनमें पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंटेंट जो है हरित की आदि चूर्ण में नहीं है। आपको ये कुछ कंटेंट आपको याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं याद करना, जैसे 40 चूर्ण के कंटेंट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। 40 चूर्ण के कंटेंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा सीतोपलादी चूर्ण के कंटेंट पता होना चाहिए आपको, इनकी मात्रा भी पता होना चाहिए कौन सा कितना है। हरित के आदि चूर्ण के कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब एक आता ही है इनसे एग्जाम में, इतना है। इसके बाद बात करते हैं हरितकी के गुणों की, बात करते हैं कि वयस्य स्थापनी प्राम, वयस्य है स्थापनी प्राम। जब अपन अग्रय प्रकरण पढ़ते हैं वहां पे आम्लकी के लिए कहा गया वय स्थापना नाम, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि वयस्य है स्थापनी प्राम हरित के लिए क्या है, वय स्थापना नाम आम्लकी के लिए है। ये और क्या होती है, दोषों का अनुलोमन करने वाली होती है, लघु होती है, विद्यात दीपनीय दीपन पाचनीय, ठीक है। तो दीपन पाचनीय कौन होती है भाई, हरित की है, दोष अनुलोमनी होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है देखो, स्मृति बुद्धि प्रमोह चय जयेत शीघ्रम, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दे देंगे, कौन, हरित की। स्मृति बुद्धि प्रमोह चय जयेत शीघ्रम हरित की, तो ये 2-4 चीजें याद रखनी। हरित की और आंवला में जो है सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, और वो है उसके वीर्य का। हरित की जो है वो उष्ण वीर्य होती है, और आंवला जो है, आम्ल की जो है वो शीत वीर्य होता है। HU ऐसे याद कर सकते हो कि हरित की जो है वो उष्ण वीर्य है, और आंवला जो है वो शीत वीर्य है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक लाइन में लास्ट में आता है सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, ये भी किसके लिए कहा गया भाई, हरितकी के लिए ही कहा गया है। तो ये 2-3 चीजें जो हरितकी के लिए आपको याद रखनी है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसको एक शिवाम भी कहा जाता है, मतलब कल्याणकारी होती है, शिवा करके आएगा, मतलब कल्याणकारी होती है। इसके बाद में आता है एक हरितकी में जो है ना, ये 5 रस होते हैं, कौन सा नहीं होता है, लवण रस नहीं होता है। तो अपन ने एक तो कहा भाई हरित की और आम्ल की में डिफरेंस क्या, सिर्फ एक डिफरेंस है, किसका, वीर्य का डिफरेंस है। HUS से याद करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। HUS से, हरित की में उष्ण वीर्य, आम्ल की में शीत वीर्य। यहाँ पे बात करते हैं, महाराष्ट्र के लोग लवण नहीं खाते हैं। MAS 3 ऐसी चीजें हैं जो पंच रसात्मक होती है, और उनमें लवण नहीं होता है। पंच रसात्मक तो और भी बहुत होती है, लेकिन लवण रहित पंच रसात्मक मध्य, आम्ल की और हरित की 3 चीजें होती है, MAH, ठीक है। तो ये MH याद कर सकते हो, महाराष्ट्र से याद, महा याद कर लो। तो मध्य हो गया, आम्ल की हो गया, और हरित की हो गया। ये तीनों में क्या है, लवण रस नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद में हरित की कुछ और जातियों की बात आती है, जो कि भाव प्रकाश में अपन देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है ये भी ध्यान रखना है, विजया, रोहिणी,
च एव पूतना च अमृता अभया, फिर जीवंती चेतकी च इति पथ्या सप्त जाते। अब विजया के बारे में कुछ बातें आती हैं, या माधव निदान पढ़ोगे तो वहां पे विजया को भंगा कहा गया है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एक हरितकी की एक जाति हो गई। ठीक है, तो ऐसी बातें वो आप वहां पढ़ोगे दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि विजया रोहिणी च एव पूतना च अमृता अभया जीवंती चेतकी चैती पथ्या सप्त जाते, सात जाति होती है। इसके अलावा ये तो नॉर्मल बात हो गई कि कौन सी विविधकी की जाति है कौन सी नहीं है, चलो छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, हरितकी की बात कर रहे हैं। हरितकी को अगर चर्विता, अगर हरितकी को चबा के खा, हाँ जी, अगर हरितकी का सेवन जो है चबा के किया जाए तो चर्विता वर्धयति अग्नि, अगर हरितकी का सेवन चबा के किया जाए तो ये अग्नि का वर्धन करने वाली होती है। पेशिता मतलब पीस कर अगर किया जाए तो ये मल शोधिनी होती है। और स्विना मतलब इसको उबाला जाए, स्विन मतलब स्वेदन बोलते हैं, इसको उबाला जाए तो ये संग्राहिणी होती है। और ये पथ्या मतलब हरितकी के लिए हो रहा। और वृष्टा प्रोक्ता त्रिदोष में, अगर इसको भ्रिष्ट मतलब भूंज के खाया जाए तो ये तीनों दोषों का नाश करने वाली होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए भाव प्रकाश के अनुसार खरीद की त्रिदोष नूत होती है कब? जब उसको चबा के खाया जाए, जब उसको पीस के खाया जाए, जब उसको स्विन करके खाया जाए, या फिर जब उसको भून कर खाया जाए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो चर्विता, पेशिता, स्विना और भ्रिष्टा, ये चार चीजें हैं। थोड़ा सा स्विना में आप याद रख लेना, एस फॉर स्विन, एस फॉर संग्राहिणी, तो ये तो हो गया क्लियर, अब तीन बच गए। ठीक है, ये चर्विता हो गए। ठीक है, वर्धयति अग्नि, पेशिता में मल शोधिनी, और भ्रिष्टा में त्रिदोष। इसके बाद में आगे आ जाओ, हरित की सेवन के अयोग्य कौन कौन। अब ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अजीर्ण हो, जो अजीर्ण हो, अजीर्ण, अजीर्ण में, अजीर्ण के कंडीशन में, रुक्ष भुज, जो रुक्ष भोजन कर रहा हो, स्त्री सेवन कर रहा हो, मद्य का सेवन कर रहा हो, विष से कर्षित हो, सेवेर अन्नम अभयाम एते, क्षुत तृष्णा उष्ण अर्जिता, क्षुत से, तृष्णा से, उष्णता से पीड़ित हो, ऐसे लोगों को, अर्जिता मतलब यहाँ पे अर्जित नहीं है, अर्जित मतलब पीड़ित, अर्जित का मतलब यहाँ पे पीड़ित। ठीक है, इनसे पीड़ित हो, अर्जित रोग नहीं आएगा। ठीक है, तो अजीर्ण में, रुक्ष भुज में, स्त्री मध्य विस्कर्षिता, सेवेर अन्नम अभयता, है ना, सेवेर न अभया में ते, क्षुत्र तृष्णा उष्ण अर्दिता। तो इस केस में जो है क्या नहीं करना चाहिए, हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखो फिर से यहाँ पे बात आ गई, छह चीजें हैं, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय च्यवनप्राश, आम्लक, हरितकी, और ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ से मतलब क्या शुरू हो रहा है, ये छह जो योग हैं इनकी बात अपन कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाओ प्रथम ब्रह्म रसायन, जो बातें बता रहे वो याद रखना, बाकी पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना करना आपके को। पहला क्वेश्चन आता है भाई, पंचानाम पंच मूलानाम भागान 10 किलोमीटर। ठीक है, ये जो पांच पंचमूल होते हैं ना, पांच प्रकार की पंचमूल होती है। ठीक है, तो वो दो दो पल की मात्रा में इनको लिया जाता है। हरित की सहस्त्र, 1000 हरित की ली जाती है, और त्रिगुणात्मक आम्ल। ठीक है, तो हरित की कितनी ली जाएंगी, सहस्त्र, सहस्त्र 1000, और त्रिगुणात्मक आम्ल 9। तो नए आंवले कितने लिए गए, इससे 3 गुना, मतलब एक हरित की है तो ये 3, है ना, 1000 है तो ये 3000। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो कैसे याद कर लोगे, ये भूल जाते हैं अपन, 1000 कौन, 3000 कौन, ऐसे तो याद रख लेना। हरित की सहस्त्र, सहस्त्र याद कर लेना, सह, तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, हरित के, या फिर हंस याद कर लेना, हंस, तो हंस से भी सह, मतलब सहस्त्र, इसमें है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके बाद में पंचमूल कौन कौन सी होती है, पूछा जाता कौन सी नहीं है, और उसके जो ऑप्शन में आता है वो कंटक पंचमूल मिलेगा। तो जनरली आप जब देखते हो तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचमूल जो है प्रथम ब्रह्म रसायन में नहीं होती है, तो LBPJT ये सारी होती है, लघु पंचमूल, वृत्त पंचमूल, पुनर्नवादी, जीवनी और सरादी आती है। सरादी को तृण पंचमूल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में फिर कंटक पंचमूल जनरली दिया जाता है कि ये नहीं होती। ठीक है, तो ये अपने को हल्का सा याद रखना। इसके बाद में और चीजें इसमें क्या, मिश्री जो भाई 1100 पल लेते हैं, तिल का तेल इसमें 2 आडक लेते हैं, और गोघृत जो है वो 3 आडक लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। और मधु जो है वो 2.5 आडक इसमें लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी याद करने के लिए, जो लिखा रहेगा ना एग्जाम में वो इससे आधा आएगा। जैसे इसमें तिल का तेल 2 आडक हो गया, और गोघृत जो है वो 3 आडक हो गया, तो टोटल स्नेह कितना हुआ, 5 आडक हो गया। तो मधु आता है अर्ध स्नेह, ऐसे करके आएगा, मतलब आधा स्नेह का आधा भाग जो है वो मधु लिया था, तो अर्ध कितना हो गया, 5 का आधा 2.5 आडक होता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आती है भाई, ये ताम्र या फिर उदुम्बर पात्र में जो है वो इसको
पकाया जाता है, अपन यूज करते हैं इसमें। तो उदुम्बर पात्र का प्रयोग जो है वो 3 जगह ही किया गया है चरक संहिता में। तो कैसे बीडीएस याद करते हैं, ब्रह्म रसायन में किया गया उदुम्बर पात्र का वर्णन, दूसरा दृष्टि प्रदावती वर्ती में आता है, तीसरा आता है सिद्ध लेप। इन 3 चीजों में ही 3 जगह पे जो है उदुम्बर पात्र का उल्लेख आया है चरक संहिता में। इसके बाद में इसकी मात्रा आ जाओ, मात्रा कोई विशेष नहीं है, हर जगह आपको यही लाइन लिखी मिलेगी, एक बार मैंने लिख दिया, आगे अपन नहीं लिखेंगे। कह रहा है या न उपरुंध्याद आहारम एकम मात्रा जरापति, कि इतनी मात्रा लेनी है जिससे आहार की मात्रा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। मतलब आप खाना खाने बैठे और थोड़ी देर पहले हो सकता है आपने ब्रह्म रसायन लिया हो, तो कहोगे वो हो मैं तो ब्रह्म रसायन खा लिया, अब खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे नहीं खाना है, इतना खाना है कि आप जितनी भूख लगती है आपको उतना भोजन आप सेवन कर सको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसने सेवन किया था प्रथम ब्रह्म रसायन का, वेखानस, बाल खिल्यास तथा, है ना, इन सब ने प्रयोग किया था। द्वितीय ब्रह्म रसायन की बात करें तो आम्ल का नाम सहस्त्रम पिष्ट स्वेदन विधि नाम पूछा जाता है। पिष्ट स्वेदन विधि से कौन से योग का निर्माण है, तो ब्रह्म रसायन आएगा तो भी सही है, और ऐसे ऑप्शन में नहीं आएगा, प्रथम द्वितीय करके नहीं आएगा, तो ब्रह्म रसायन आता है जनरली, या फिर द्वितीय ब्रह्म रसायन होगा। ये पिष्ट स्वेदन विधि से जो है बनाया जाता है। कितने आंवले लिए इसमें, सहस्त्र, 1000 आंवले लिए। लेकिन प्रथम ब्रह्म रसायन में कितना था, सहज से याद किया था अपन ने, 1000 हरित की ली गई, 3000 आंवले थे। अब इसके बाद और क्या करना है भाई, 1000 आंवले का चूर्ण लेना है, उसमें 1000 आंवले का सरस से उसको भावित करना है। टोटल कितने द्रव्य हैं, 22 द्रव्य का चूर्ण आंवले के चूर्ण से अष्टमांश लेना है उसको। 1000 पल गंगेरन, जिसको नागबला बोलते हैं, उसके सरस से इसको भावित करना है। ये 2-3 बातें जो आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। ठीक है, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो यही पूछा जाता है कि प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय में धातु का प्रयोग कौन से वाले में, तो दूसरे वाले में। कौन कौन सी धातु है भाई, तो स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, ताम्र, परवाल भस्म और उत्तम लोहे का चूर्ण इसमें प्रयोग किया जाता है। और कितने हैं भाई देख लो, कैसे याद करेंगे इसको अपन, सूर्य का ताप लो तो स्वर्ण भस्म, रह से रजत भस्म हो गया, ताप से हो जाएगा ताम्र भस्म और परवाल भस्म, और लो से हो जाएगा उत्तम लोहे का चूर्ण या फिर लोहे का चूर्ण। ठीक है, तो ये चीजें इसमें प्रयोग की जाती है। तो इसमें क्या क्या है भाई, इसमें धातुएं भी हैं और इसमें काष्ठ औषधियां भी हैं। और पिछले में अपन ने कहा भाई सिर्फ क्या था, काष्ठ औषधियां थी, है ना, उसमें अपन ने कहा भाई पंचमूल थी, पंचमूल भागान ऐसे करके आए। अभी बात करेंगे उसकी वापिस, तो वो कौन सा होता है, वो पहला ब्रह्म रसायन हो जाता है। फिर ये आता है भाई ब्रह्म रसायन का लाभ क्या मिल रहा है अपने को। कह रहा है कि कांत है प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समुद्युक्ति। ये सिद्धार्थ नाम ध्यान रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, सिद्धार्थ याद रखना है बस। ये सब नहीं याद होता इतना ज्यादा। कह रहा है श्रुतम धार्यते, जो लोग ब्रह्म रसायन का सेवन करते हैं उनको सुनते ही याद हो जाता है। सत्वम आर्ष च प्रवृत्ति, और उनका सत्व होता है वो आर्ष के समान, आर्ष मतलब ऋषियों को बोलते हैं, उसके समान जो है उनका सत्व हो जाता है। तो दूसरा क्या याद रखोगे आप, धार्यते नाम ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है, धरणी धर सारस वायुना समविक्रम, ये भी लाइन हो जाएगी। 3 चीजें अपन ने याद किया। कैसे याद करोगे, कि सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ नाम का एक लड़का जिसने क्या किया, ब्रह्म रसायन का सेवन किया। अब उसको ब्रह्म रसायन का सेवन करते ही उसको सुनते ही याद हो जाता है। तो देखो ये धार्यते याद कर लोगे ना, तो धार्यते में धरणी धर ऐसे करके आएगा, वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक जैसे शब्द हो गए, तो ये भी चलेगा। तो पहले तुम्हें तो जिसमें सिद्धार्थ आएगा वो, फिर वो श्रुतम धार्यते वाली लाइन आ जाएगी, और फिर धरणी धर वाली भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर लाइन आती है तो अपन कहेंगे कि भाई ये ब्रह्म रसायन का लाभ है। इसके बाद में आगे चले अपन, दो हो गए ना, पहला और दूसरा। अब तीसरी बात करते हैं अपन च्यवनप्राश की। इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि भाई आचार्य चरक ने जो है वो 36 द्रव्य इसमें बताए हैं। इसके अलावा जब धूमपान पढ़ रहे थे, धूम नेत्र का जो लंबाई है, जो प्रायोगिक धूम नेत्र की बात करें तो उसकी जो लंबाई है वो भी 36 अंगुल की अपन ने बात की थी। ठीक है, लेते हैं। सारंगधर ने 39 द्रव्य यहाँ पे बताए। ठीक है, 500 ताजे आंवले इसमें लेने होते हैं। च्यवनप्राश में कितने आंवले लेते हैं, 500 आंवले लेते हैं। एक इसमें शब्द आता है गतरस। ठीक है, जातरस गतरस, ये दो नाम है। गतरस का मतलब क्वाथ होता है और जातरस का मतलब अवलेह होता है। 6 पल होते हैं। कौन कौन सी चीजें, गोघृत 6 पल, तेल 6 पल और मधु 6 पल, ये तीनों चीजें जो है वो 6 पल की मात्रा में ली जाती है च्यवनप्राश में। वहीं अगर प्रथम ब्रह्म रसायन में बात करें तो उसमें जो है वो 2.5 आढ़क या फिर स्नेह का आधा क्या लिया जाता है, मधु लिया जाता है। इंपॉर्टेंट बातें, इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देना अपने को। एते दाना याद रखना है। एते दाना किसको बोलते हैं, चतुर्दात को बोलते हैं। एते दाम जो है
वो कटु जो है, इसका मतलब वो नहीं होता। एते दाना का मतलब हो गया एला, तेजपत्र, दालचीनी और नाग केसर। ये कौन होते हैं? चतुर्जात होते हैं। एला, तेजपत्र, दालचीनी और इसमें मरीच लगा देंगे तो ये कटु हो जाएगा ना, तो कटु चतुर्जात हो गए। फिर एला, तेजपत्र और दालचीनी ये क्या होते हैं? ये त्रिजात होते हैं। ठीक है, तो ये एतेदा, एतेदाम और एतेदाना, ये तीनों आप याद रख सकते हो। इसके अलावा च्यवनप्राश को जो परम उक्तो रसायन भी कहा जाता है। परम उक्तो रसायन किसको कहा जाता है? च्यवनप्राश को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जो अपन ने कहा भाई चरक ने कितने द्रव्य बताए? 36 बताए। सारंगधर ने कितने बताए? 39 बताए। अब आता है कि जो अष्टवर्ग की औषधियां हैं वहां से अपन बात करते हैं कि च्यवनप्राश में अष्टवर्ग की कितनी औषधियां बताई। तो चरक ने तो जो है ना वो 5 औषधियां बताई है। तो कौन कौन सी नहीं बताई है? महामेदा, क्षीर काकोली और वृद्धि, ये 3 नहीं बताई। ठीक है, इसके अलावा 5 बताई है, टोटल 8 होती है। इसके अलावा सारंगधर की बात करें, उन्होंने 7 बताई है। कौन सी नहीं बताई? वृद्धि नहीं बताई। मतलब सारंगधर ने ये दोनों ही बता दी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है किसने कितनी बताई। च्यवनप्राश के गुणों की बात करते हैं, क्षीण छता नाम, वृद्धा नाम, बाला नाम, चांगवर्धनम। फिर नीचे आता है बुद्धि स्मृतिकरम च एव बालानाम च अंगवर्धनम। यहाँ पे क्या रहा है? क्षीण छता नाम, वृद्धा नाम, बाला नाम च अंगवर्धनम। ठीक है, तो ये लाइन तो किसके लिए है? ये तो च्यवनप्राश के लिए। क्षीण छत की बात आ जाए तो आगे तो सेम ही है, लेकिन बुद्धि स्मृतिकरम च एव बालानाम च अंगवर्धनम ये लाइन आएगी। ये है महापेशाची घृत के गुणों की बात हो रही है, जो कि उन्माद चिकित्सा में अपन देखते हैं। ठीक है, ये लाइन ध्यान में रखनी है। तो उन्माद में क्या होता है भाई? बुद्धि का विभ्रंश हो गया है ना, कोई भी ऐसी बुद्धि से रिलेटेड, तो वहां तो क्या होगी भाई? बुद्धि स्मृति बढ़ने वाली होगी। और च्यवनप्राश में क्या होता है भाई? रोगी कमजोर हो जाता है, तो क्षीण छत, जो कमजोर हो गया हो, छत और वृद्ध है ना, तो वृद्ध, जो वृद्ध हो गया हो उन लोगों, उन सब के लिए जो है वो उनके अंगवर्धन में इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक और लाइन आती है, पिपासा मूत्र शुक्र स्थान दोषांश अप्रसिद्धि। ठीक है, यहाँ दोषों को जो है हटाने वाला होता है। ये पिपासा अलग है, मतलब पहले श्लोक से, बस ये वाला ध्यान रखें। इसके बाद में अस्य मात्रा प्रयुंजित यो उपरुंध्यान भोजनम। तो क्या कहा भाई? इसकी मात्रा भी क्या होती है कि आपकी भोजन की मात्रा को प्रभावित ना करे, वही लाइन है। ये परम अग्नि वृद्धि करने वाला होता है। तो दो चीजें च्यवनप्राश के बारे में, एक तो परम अग्नि वृद्धि हो गया, और एक परम उक्तो रसायन, ये दो बातें आ गई है ना। ये यहाँ पे ये रहा परम उक्तो रसायन और परम परम अग्नि वृद्धि करने वाला होता है। लास्ट में एक लाइन और आती है, जरा कृतम रूप रूपम आसे सर्वम विभति रूपम नवयोग से। तो ये भी एक लाइन आती है च्यवनप्राश की। इसके बाद में आम्लक रसायन की बात करें, तो आम्लक रसायन में 4 प्रकार के होते हैं। एक आम्लक हरितकी का प्रयोग होता है, एक हरितकी विभीतकी का होता है, एक आम्ल आम्ल की विभीतकी का, और एक आम्ल की हरितकी विभीतकी का होता है। 4 प्रकार के, बस इतना ध्यान में रख लेना, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये आम्लक रसायन के समय जो है ना, केवल दुग्ध का सेवन करते हैं, अन्न का भी सेवन इसमें नहीं किया जाता है। तो केवल दुग्ध का सेवन जो किसमें करते हैं? आम्लक रसायन में करते हैं, इतना ही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आता है कि देखो, हरित आदि योग की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन आती है, हरित आदि योग में पंच पंच मूल निरीहो करके। तो ये 3 चीजें आती हैं। एक होता है हरित के आदि योग, जिसमें लाइन आती है पंच पंच मूल निर्युह। आगे पूरा श्लोक शुरू हो जाएगा, लेकिन पंच पंच मूल निर्युह करके आएगी तो वो हरित के आदि योग हो जाएगी। फिर आता ब्रह्म रसायन में अपन ने पढ़ा पंच पंच मूल भागान 10 प्लोन मितान, है ना, ऐसे करके पढ़ा है, तो ये ब्रह्म रसायन की लाइन हो जाएगी। और पंच पंच मूल रसे करके आएगा तो ये पंच पंचामृत घृत की लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो पंच पंचमूल रसे करके आएगा वो पंच पंचामृत घृत की लाइन। तो ये तीनों भी अपने को याद में रखना। इसके बाद में भाई पांचवा और छठवा दो थे ना अपने हरित के आदि योग, तो एक तो पांचवा था, एक छठवा था। थोड़ा सा याद कर सकते हैं, त्रिवर्ष प्रयोगादिस्य वर्ष वर्ष शतम जो रहे वह तिष्ठति। ठीक है, तो कितनी साल प्रयोग करना है इसका? 3 साल प्रयोग करना है, उससे 100 वर्ष की आयु जो है वो पर्याप्त प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा विषम विषम भवती गात्रम स भवती विषमम। तो ये विषम भवती गात्रम जो है वो किसके लिए कहा गया? हरितकी के लिए। और स भवती विषम, ये ब्रह्म रसायन के लिए। विष को भी खत्म करने वाला होता है, ऐसी कोई बात होती है इसमें। इसके बाद में रसायन के महत्व की बात अपन करें, तो रसायन का क्या लाभ है? देखो, यथा अमृणाम अमृतम यथा भोगवताम सुधा तथा अभवन महर्षि नाम रसायन विधि पूरा। ये लाइन पूछ लेते हैं कि कौन से पार्ट में से, पहले में से, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो जो रसायन अध्याय के 4 पाद है उसमें बताइए रसायन का महत्व कहाँ दिया गया है। तो जनरली रसायन का महत्व जो है ना वो लास्ट में देते हैं, लेकिन इसमें पहले में ही दे दिया गया है। दूसरा लाइन आती है, न जरा न च दौर्बल्यम न आतुर्यम निधनम न च, और जुगमूर वर्ष सहस्राणी रसायन परापुरा। तो ये भी एक प्रकार से दोनों ही क्या है? रेफरेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है,
ये दोनों ही रेफरेंस के क्वेश्चन है। इसके बाद में पहले पाद में आयुर अनुवर्तते, ठीक है, तो अभय अमल की जो पहला पाद है इसमें क्या करते हैं, आयु का अनुवर्तन किया जाता है, तो लंबी आयु जो लोग जीना चाह रहे हैं उसके लिए बताया रखा। तो जहां पे भी जो भी अपन कह रहे हैं उसमें क्या कह रहा है कि भाई 100 वर्ष की आयु जिएगा, ठीक है, जिसका भी सेवन करेगा। दूसरा आता है प्राण कामीय रसायन पादम। दूसरा क्या है, प्राण काम्य। प्राण काम्य में देखिए सबसे पहले एक लाइन आती है रसायन का लाभ। रसायन का लाभ अपन ने पहले भी पढ़ा, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादिनाम रसायनम। लेकिन ये आता है, क्वेश्चन आता है कि अनिल कफ पित्त साम्य कर्म। अनिल कफ पित्त साम्य कर्म क्या हो गया, तीनों दोष हो गए ना ये। अनिल मतलब वात, कफ और पित्त। तो अनिल कफ पित्त साम्य कर किसके लिए कहा गया है। अब त्रिदोष घन हो गया एक प्रकार से, कौन होता, अब नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे भाई, हरित की होती है, ठीक है, ऐसे क्योंकि पढ़ा था ना अपन ने, रितकी को अगर भून कर खाएंगे, भ्रिष्ट करके खाएंगे तो वो त्रिदोषनुत होगी, है ना, इस प्रकार के ऑप्शन दे देंगे नीचे। तो ये ध्यान में रख लेना, अनिल कफ पित्त साम्य क्रम, जो पहला आपका श्लोक है ना प्राण काम्य रसायन पादप, उस श्लोक में लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगाना है। अगला कह रहा है सर्व शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहार। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि सब सारे जो शरीर के दोष है वो किसके कारण हो रहे हैं, वो ग्राम्य आहार के कारण हो रहे हैं, ठीक है। अगली जो चीज आती है ग्राम्य आहार, गेहूं वगैरह खाते हैं, जो भी अपन आहार जनरल आहार का सेवन करते हैं, उसी के कारण जो है वो सारे दोष हो रहे हैं। फिर सबसे पहले इसमें जो योग आता है वो अपना आता है आम्लक घृत आता है। आम्लक घृत में देख लीजिएगा, आंवला सवरस होता है और चतुर्थांश पुनर्नवा का कल्प होता है। इसमें और क्या करते हैं, एक सोने का पात्र या चांदी का पात्र या फिर मिट्टी का पात्र, अपने बजट के हिसाब से कोई पात्र लेते हैं और उसमें इसको रखते हैं। कह रहा है अप्रतिहत गति स्त्रीसु, इसके सेवन करने से क्या क्या होता है, अप्रतिहत गति स्त्रीसु और अपत्यवान भवती थी, ठीक है, इसमें संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और ये इसके बाद में आम्लक, आम्लक घृत के लाभ की बात करें तो भृत शरीर गिरी सार सारम, स्थिर इंद्रिय च अति बल इंद्रिय च घनोघस्त अनितानुकारी और भवती अपत्यम विपुलम स्थिरम च सम असनतो योगम इमम नरस्य। बस कुछ नहीं याद करना आपको, श्लोक ऐसे सारे याद नहीं होते। अपने को क्या करना है कि अगर ये लाइन पूछ ले कि बताइए किसका लाभ है, तो वो अपने को याद होना चाहिए। तो कुछ शब्द जो है वो अपन इसमें से टिक लगा, जैसे कि विपुल का बड़ा शरीर, तो विपुल हो गया, और विपुल का बड़ा शरीर तो क्या हो गया, वृहत शरीर। आम्लक घृत में, आम्लक घृत में गिर गया, तो आम्लक घृत ये रहा, इसमें गिर गया, देखो ये रहा गिरी सार सारा, और घन सी आवाज आई, और इसमें क्या हो गया, घन सी आवाज आ गई। अब देखो ये जो भी श्लोक आएगा, नीचे वाली लाइन आएगी तो इसमें विपुल आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो घनो घस्त तनुकारी हो जाएगा, इसके बाद ऊपर वाला जो है वो आम्लक घृत के लाभ की बात करें तो भृत शरीर और गिरी सार सारम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये तीनों लाइनें अपने को याद होगी, ज्यादा श्लोक के चक्कर में नहीं पढ़ना, एक बार थोड़ा समझ सकते हैं अपन, हिंदी पढ़ सकते हैं और फिर अपन इसको याद कर लेंगे। ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। इसके बाद में दूसरा आता है आम्लक अवलेह। आंवला के अम्ल है, इसमें जो है आंवला और पीपली की जो मात्रा होती है, पहली बात तो आंवला को अवले में होता कौन कौन है, तो भाई आंवला होते हैं और पीपली होती है, दोनों की मात्रा कितनी होती है, 1,000 होती है। अब देखो थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। जब सबसे पहले ब्रह्म रसायन पढ़ा तो हरित की उसमें सहस्त्र ले रहे थे, मतलब उसमें हरित की जो है 1,000 की मात्रा में ले रहे थे। इसके बाद में वही 1,000 की मात्रा अपन ने आगे दूसरे में आंवला की रखी है अपन ने, ठीक है, दूसरे ब्रह्म रसायन में अपन कह सकते हैं, वहां पे अपन ने 1,000 आंवला लिए। यहाँ पे आम्लक अवलेह की अगर बात करें तो यहाँ पे आंवला 1,000 रख रहे हैं, इसके साथ में हरित की नहीं लेके आम्लक अवलेह में अपन पीपली लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, पूर्वाहनिक प्रयोगे ना प्रयोग, तो केवल इसका क्या करते हैं, पूर्वाहन में ही इसका प्रयोग किया जाता है, ना अपराहनिक, इसका प्रयोग अपराहन में नहीं करते। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस ठीक है लिख दिया। आम्लक चूर्ण की बात करें तो ये एक आड़क, तीसरा योग है ये, है ना, आम्लक चूर्ण, एक आड़क उत्तम आंवले का चूर्ण और प्लस 1,000 आंवले का चूर्ण, तो यहाँ पे भी आंवला 1,000, तो जहां 1,000 हो गए फिर छोड़ो, ज्यादा याद नहीं करना, इसको 21 दिन तक भावित करते हैं, इसका सेवन करे थे। विडंग अवलेह की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विडंग अवलेह का सेवन कब किया जाता है, बस इतना सा आप टिक लगा लेना, इसका सेवन शरद ऋतु में किया जाता है, दैट्स इट। आगे कह रहा है नागबला की बात करें तो नागबला के कौन से पार्ट का प्रयोग किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट बात है मूल त्वक का यूज किया जाता है, मतलब जो मूल होती है, पहला ऑप्शन तो आप मूल देख लेना, और मूल में भी अगर त्वक लिखा हो, त्वक मूल, मूल त्वक ऐसा, तो अपन कहेंगे भाई हाँ इसका प्रयोग होगा, जो उसकी जड़ होती है उसकी भी त्वक के प्रयोग किया जाता है। कौन से महीने में इसका संग्रहण किया जाता है, तपसी तपस से याद रखना आपको, आप संस्कृत वाला याद रखें, ठीक है, तपसी तपस।
फिर मात्रा की बात करें तो या तो इसकी एक आम्र मात्रा होगी, या फिर एक पल मात्रा होगी, या फिर एक कर्स होगी, या फिर एक अक्ष होगी। एक ही बात। तो नागवला की मात्रा एक आम्र, एक पल, एक कर्स और एक अक्ष। कैसे सेवन करना है? दूध में घोलकर इसका सेवन करना है। तो क्या हो गया भाई? अपन ने कहा नागमला, इसका जो प्रयोजांग होता है वो क्या होता है? मूलत्वक। ठीक है। और फैमिली होती है इसकी टीलियसी होती है। ठीक है। और तपसी तपस्य संग्रहण होता है इसका। तपसी तपस्य में इसका संग्रहण करते हैं। अभी फिर से आएगा इसी से रिलेटेड बात। मात्रा की बात करें, एक आम्र, एक पल, एक कर्स और एक अक्ष। इसके बाद में 19 बलादि रसायन। तो देखो कितने हो गए, यहाँ पे 5 थे, अब 19 हो गए सीधे, है ना? 19 हो गए। तो 19 बलादि रसायन। और यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि सौरसवत प्रयोग, तो कौन से रसायन का प्रयोग सौरस के समान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सौरसवत प्रयोज्यम किसके लिए है? तो बलादि रसायन के लिए। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और यही अभी आगे चलेंगे ना, वहां पे आएगा सौरस सोहित्यम, ये आखिरी पाद में है। सौरस सोहित्यम ये किसके लिए? ये द्रोणी प्रावेशिक के लिए। ठीक है। ये दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। आगे अपन चलते हैं, भल्लातक क्षीर की बात करेंगे। तो भल्लातक क्षीर क्या होता है? अपने को क्या करना है? भल्लातक तोड़ने कैसे? भल्लातक भल्लातक तोड़ने हैं। पक्व जाम्बव प्रकाशानी, जो पके हुए जामुन के समान काले वर्ण के दिखाई दे, उनको अपने को तोड़ लेना है। ठीक है। दूसरी चीज, इसका संग्रहण मास कौन सा है? भाई सूचो शुक्र है। ठीक है। इसका प्रयोग क्या है? सहस्य सहस्य। पीछे अपन ने कहा भाई नागबला का संग्रहण कब होगा? तपसी तपस्या में होगा। भल्लातक का संग्रहण कब होगा? सूची शुक्र में होगा। और भल्लातक का प्रयोग जो है वो सहस्य सहस्य में। यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है। सुश्रुत ने जो है भल्लातक के अर्थ चिकित्सा में बताया, जब अपन महाकसाय पढ़ रहे थे तब भी अपन ने बात की थी इससे संबंधित, कि भल्लातक जो है ना वो चरक ने, अशोक ने महाकसाय में नहीं बताया। ठीक है। सुश्रुत ने बताया अशोक ने। ठीक है। और भाव प्रकाश ने श्रेष्ठ सुवर्णकंद को श्रेष्ठ बताया अर्थ के लिए। ठीक है। चलो आगे आते हैं अपन। कह रहे भाई यहाँ पे चीज आती है कि सी व ग्री व सह, इस प्रकार से अपन ने याद किया था ना तम सुने, तो ये पूरे जो है अपने को महीने याद होते हैं इससे। तब तपस्य, सूची शुक्र और सह से। तीन पढ़ लिए ना अपन ने, ये देखो तीन पढ़ लिए, एक छोड़ के एक पढ़ लिया, यहाँ पे दो छोड़ लिए। तो ऐसी तीन चीजें अपन ने पढ़ ली। अब भल्लातक का जो है ना प्रयोग अपने को याद रखना है। तो भल्लातक सभी ने इंपोर्टेंट बताया है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चरक ने कहा भाई, चरक के अनुसार भल्लातक का सेवन कितने दिनों में फिनिश होता है? 55 दिनों में फिनिश होता है। ठीक है। वहीं दूसरी बात करें, सुश्रुत ने कितने दिनों में बताया? सुश्रुत ने कहा भाई मैं बता रहा हूँ उस विधि से 35 दिन में इसका पूरा कोर्स हो जाएगा। ठीक है। और वाग्भट की बात करें, उन्होंने कहा भाई मेरा कोर्स जो है 49 डेज में पूरा हो जाएगा। सबने कहा कि भाई कितने भल्ला तक का सेवन करना है? 1000 भल्ला तक का। प्रथम दिन जो है वो 10, देखना पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो 1000 शुरू करने यहाँ से, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है। तो चरक ने कहा भाई पहले दिन आपको 10 से शुरू करना है, फिर 30 तक जाना है, फिर वापिस आना है। ऐसे करते करते आप जब 1000 हो जाए वहां तक आपको जाना है, तो टोटल आपको 55 दिन का समय लगेगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए चरक का कहाँ से शुरू किया? चरक ने 10 से शुरू किया, कहाँ तक गया? 30 तक गया। मतलब 10, फिर 11, 12, 13, ऐसे करिए, फिर 30, 30 होने के बाद में 29, 28, 27 ऐसे आना है। तो ऐसे 55 दिन में। दूसरा कह रहा है सुश्रुत एक से शुरू करते हैं और 70 तक जाते हैं। तो एक भिलावा पहले दिन, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 70 भिलावा तक जाना है, और फिर 70 से वापिस आना है। तो ये कितने दिन करना है? ये 35 दिन करना है। वाग्भट ने 8 से शुरू बताते हैं, 8 से शुरू करो और 40 तक जाओ, फिर वापिस आओ। तो ये हो गए 49 डेज। तो दिन याद रखने, कितना से शुरू करते हैं, कितने पे खत्म करते हैं याद। प्रथम दिन 10 करने, फिर बढ़ाने 30 तक, 30 से 10 कुल 1000 बिलाव का प्रयोग करना है, और 55 दिन तक अपने को इसका प्रयोग करना है। फिर ये क्या था? ये भल्ला तक छीर की बात हो रही थी। ये क्या थे? भल्ला तक छीर की बात हुई। इसके बाद में और आता है भल्ला तक छोद्र आता है, जिसको मधु का पर्याय होता है। इसमें पूछा जाता है कि भल्ला तक छोद्र में छोद्र कितना होता है? तो 1/8 भाग होता है। ठीक है। फिर कहते हैं भाई भल्लातक तेल में तेल का कितने बार पाक किया जाता है? तो 7 पाक, 100 बार पाक किया जाता है। भल्लातक के कितने योग? 10 योग होते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भल्लातक के योगों में सम्मिलित नहीं है? और उसमें एक ऑप्शन आता है येवागु, बस भल्लातक येवागु करके आता है, आपको वही टिक लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपन थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। डीएम स्टाइल मत पालो, ये लाइन याद करेंगे, डीएम स्टाइल। और डीएम से हो जाएगा डी से दूध, और एम से हो जाएगा मीठा गुड़ या फिर गुड़। ठीक है। तो ये एम है इसलिए मीठा गुड़ कर दिया। फिर दो है, एस से हो जाएंगे दो,
एक सर्पी होगा एक सत्तू होगा, तो भल्लातक सर्पी भल्लातक सत्तू ऐसे। और तेल हो जाएगा भल्लातक तेल, और वाई से हो जाएगा भल्लातक का यूज, और एल से हो जाएगा भल्लातक लवण। फिर एम से मधु, एम से मधु भल्लातक क्षोद्र जिसको अपन ने कह दिया। और टी से हो जाएगा तर्पण, और पी से हो जाएगा या फिर पालो से हो जाएगा पलल। पलल खली को बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये क्या हो गया भाई, इसमें क्या कौन सी चीज नहीं है पूरे महाभारत में? भल्लातक ये वागुन नहीं है। ठीक है, बस ये अपने को ध्यान में रखना। फिर आता है लास्ट में अंतिम बात आती है भल्लातक के गुणों की बात अपन कर लेते हैं कि भल्लातकानी तीक्ष्णानी पाकी अग्नि समानी च। किसके समान होता है? ये बहुत तीक्ष्ण होता है, अग्नि के समान होता है। भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि। अगर विधि पूर्वक इसका सेवन किया जाए तो ये अमृत की तरह काम करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा कह रहा है भल्लातक जो है कफज रोगों का शत्रु होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है सबसे पहले। कफजो न स कफ जो अस्ति न विबंधो अस्ति। ऐसा कोई विबंध नहीं है या फिर ऐसा कोई कफज रोग नहीं है जो कि भल्लातक ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि भल्लातक कफज रोगों का शत्रु होता है। नीचे बात आती है यम न भल्लातकम हन्याद शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। तो ये पूरी बात यही है कि कफजो न से कफजो अस्ति न विबंधो अस्ति। ऐसा कोई कफज रोग या फिर ऐसा कोई विबंध रोग ऐसा नहीं है जिसको भल्लातक जो है वो हन्याद मतलब उनको शीघ्र ही उनको खत्म ना कर सके। और आगे एक और लाइन आती है मेधा अग्निवर्धनम। ठीक है, ये मेधा अग्नि का वर्धन करने वाला भी होता है। ठीक है, एक लास्ट में ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो दूसरा आता है, जो दूसरा रसायन पाद है इसका क्या रिजल्टेंट निकलता है, इसलिए कहा गया है संयोगा सिद्धा भूत हितेषणा। जो प्राणी है भूत है उनके हित के लिए जो बात कही गई है वो सेकंड वाले में आता है। तो भूत हितेषणा कौन है? सेकंड रसायन पाद के लिए कहा गया है। पहले में क्या था भाई? आयु का अनुवर्तन करने वाला था। तो याद रख सकते हैं सबसे पहले अपनी आयु की रक्षा करते हैं अपन। ठीक है, कोई भी खतरा आता है तो अपन क्या करते हैं? खुद भागते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? सबसे पहले अपने आयु की रक्षा करता है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद अपन आगे चले तीसरे पाद की तरफ बढ़ते हैं। कर परिचितीय रसायन पादम। तो कर परिचितीय, कर का मतलब हाथ होता है। इसमें योग कितने भाई? 16 योग है, उसमें 37 है, वो लिख लेना। इसमें 16 योग है भाई। आम्लक अयस ब्रह्म रसायन, यहाँ पे सबसे पहले आ गया आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। और इसका संग्रहण होता है माघ फाल्गुन। ठीक है, इसके बाद में भावना इसकी है त्रिसप्तकृत्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भावना कितने दिन तक भावना दी जाती है? तो इसका जो लिखा गया है वो है त्रिसप्तकृत्व। और त्रिसप्त का मतलब होता है 3 और गुना 7। तो 7 कितना हो जाता है? 21 दिन भावना दी जाती है। लेकिन लिखा कैसे गया है? त्रिसप्तकृत्व। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आंवला सौरस से इसमें भावना देनी है। इसमें औषधियां कौन कौन सी देखो, इसमें जीवनीय गण, भृंगणीय गण, स्तन्य जनन, शुक्रवर्धन गण, वय स्थापन गण, और प्लस 10 आडक जल से क्वाथ बनाया जाता है। तो आम्लक अयस ब्रह्म रसायन में देखो कौन कौन सी चीजें हैं। जीवनीय से शुरू हो रहा है ना, जीवन से शुरू हो रहा है, वय है ना, वय तक जा रहा है। तो पहला हो गया जीवन, लास्ट हो गया वय। तो ये दोनों है। इसके अलावा भृंगण वाला भी है, शुक्रवर्धन वाला भी है, और स्तन्य जनन वाले भी। तीनों ये जो बढ़ाने वाला है, भृंगणी बढ़ाने वाला है, स्तन शुक्र का भी वर्धन करने वाला है, और स्तन्य जनन है। ठीक है, तो ये तीनों। इसमें अयस की मात्रा कितनी है? 1/8 भाग। बहुत इंपॉर्टेंट है। भल्लातक में छोद्र की मात्रा भी इतनी होती है, और आम्लक अयस ब्रह्म रसायन में अयस की मात्रा भी इतनी होती है। ब्रह्म रसायन से कंफ्यूज नहीं होना है। पहला ब्रह्म रसायन और दूसरा ब्रह्म रसायन पहले चैप्टर में, लेकिन आम्लक अयस ब्रह्म रसायन जो है वो तीसरे पाद में। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में इसके लाभ की बात कर लेते हैं। तो वही बात है, क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए वशिष्ठ कश्यप अंगिरा भरद्वाज इन लोगों ने कौन से रसायन का सेवन किया था? है ना, तो अपन कहेंगे भाई आम्लक अयस ब्रह्म रसायन का सेवन किया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा व्याधि पर शमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। जरा व्याधि, बुढ़ापे को, व्याधियों को समन करने वाला, बुद्धि इंद्रिय को बल प्रदान करने वाला होता है कौन? आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। ऐसी 2 लाइनें और बताऊंगा। दूसरा कह रहा है इदम रसायनम चक्रे ब्रह्मा वास सहस्त्रम। किसने कहा? ब्रह्मा ने इसका सेवन किया और 1 साल 1000 साल तक की उम्र को प्राप्त किया। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रख लेना कि ब्रह्मा ने कौन से रसायन का सेवन किया था? आम्लक इस ब्रह्म रसायन। दूसरा आता है केवल आम्लक रसायन। केवल आम्लक रसायन में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं। सबसे पहले आता है संवत्सरम पयोवृत्ति गवाम मध्यम वसेत सदा। आपको क्या करना है? 1 साल तक गायों के मध्य रहना है, उन्हीं का दूध पीना है,
वहीं रहना है। फिर कह रहा है भाई पोषी व माघी व फाल्गुनी तिथि, पोष माघ या फाल्गुन में कोई एक दिन पकड़ना है, उस दिन स्वयं च उपतिष्ठते, फिर आप खुद ही आप क्या करोगे, उपतिष्ठते मतलब एक पेड़ पे जाके चढ़ोगे, श्री वेदा वाक स्वरूपिणी, है ना। फिर वहां पे जो है एक आंवले को आप पकड़ते हो, है ना, बीच में कुछ लाइनें छूटी हुई है यहाँ पे इसलिए। तो वहां पे एक आंवले को आपको पकड़ना है, फिर ओम ओम का ओंकार करना है, फिर उस आंवले में जो है शक्ति आ जाएगी, फिर आप उसका सेवन करोगे, तो एक आंवले का सेवन करने पर ही 1,000 वर्ष की प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान में रख लेना, श्री वेदा वाक्च रूपिणी, ये भी उसी से संबंधित है ना। सरस्वती, लक्ष्मी, इन सब का आगमन हो जाता है। तो ये सारी चीजें किसके लिए कही गई है भाई, केवल आम्लक रसायन के लिए। 3-4 लाइनें ये आपको ध्यान में रखनी। लोहा आदि रसायन की बात करें, त्रिफलाया रसे मूत्रे गवाम क्षारे च लावणे, फिर कर्मेण च इंगुदी किंसुक क्षार एव च। ठीक है, ये तो एक लाइन हो गई। देखो, लोह आदि रसायन होता है, इसमें लोह लिया जाता है, फिर उस लोह को अपन क्या करते हैं, उसको बुझाए, उसको एकदम तप्त कर लेते हैं, रेड हॉट करते हैं उस लोह को। ठीक है, अच्छा उत्तम क्वालिटी का लोह लिया जाता है, फिर उसको सबसे पहले सीक्वेंस से बुझाते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको त्रिफलाया रसे, सबसे पहले उसको त्रिफला के क्वाथ में बुझाएंगे, फिर मूत्रे गवाम मतलब फिर उसके बाद उसको गाय के मूत्र में, फिर छारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में लावणे। ठीक है, और इसके अलावा कर्मेण च इंगुदी, फिर इंगुदी में, फिर किंसुक क्षार में, इन सब में बुझाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिफला क्वाथ में, गोमूत्र में, मालकांगनी क्षार में, फिर क्षार जल में, फिर इंगुदी आएगा, इसके बाद फिर आएगा प्लास क्षारोदक आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे याद करना है? ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। वो सीक्वेंस पूछ लेंगे, बताइए इसका सही सीक्वेंस बताइए, लो आदि रसायन में लो को जब बुझाते हैं उसका। तो 3 गाय माई ने पाली, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 से याद करना, त्रिफला, गाय का मतलब हो गया गोमूत्र, माँ से हो गया मालकांगनी, ई से हो गया इंगुदी, और पाली का मतलब हो जाएगा प्लास। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सीक्वेंस आप अगर पकड़ लोगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है भाई चतुर अंगुल, इसके लिए लाइन लिखी हुई है, चतुर अंगुल दीर्घाणी तिल उच्छेद, फिर उससे तनूनी। ये वो जो लोहा लिया गया है ना, उसके लिए बताया गया है कि वो लोहे का प्रमाण कितना होगा। तो 4 अंगुल दीर्घ और तिल उच्छेद प्रमाण, वो जो लोहा होगी उसकी एक प्लेट अपन लेते हैं, है ना, एक परत, तो वो परत कितनी मोटी होनी चाहिए, तिल के समान मोटी होनी चाहिए, और वो 4 अंगुल जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की प्लेट लेते हैं, उसको रेड हॉट करते हैं, फिर उसको इस प्रकार से बुझाते हैं। 3 गाय माई ने पाली, ऐसे याद करें। इसके बाद में अगला आता है चरक, एक अयस्कृति की बात इसी में लिखी गई है। अपन यहाँ बात करते हैं कि चरक जो है ना, वो अयस्कृति बनाने के 1 साल बाद सेवन करने की बात करते हैं। ये चीजें अपन ने सारंगधर ने भी पढ़ी थी। सुश्रुत जो है वो अयस्कृति का सेवन सद्य सेवन बताते हैं, तुरंत आपको अयस्कृति बनानी है और तुरंत आपको सेवन कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछाता है। अगला आता है इंद्र रसायन। इंद्र रसायन में 3 होते हैं, इंद्र ऐसे आता है ना, तो ये तीसरे चैप्टर में 3 शब्द है ना, इंद्र और इंद्रोक्त। इंद्रोक्त में बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया तो ज्यादा, फिर चौथे में आएगा ये। इंद्रोक्त में 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इंद्रोक्त में 4 हो गए तो ये चौथे रसायन का। तो इंद्र रसायन की बात करते हैं, तो इसमें सुवर्ण कितना लिया जाता है, 2 लिया जाता है। और भी बहुत सारे कंटेंट है, उनको याद नहीं रखना है आपको। सुवर्ण, विष और घृत, इनको याद करना है। सुवर्ण 2 लिया जाता है, विष जो है तिल समान मात्रा में, भाई विष ज्यादा लेंगे तो मर जाएगा, तो कम लेते हैं। घृत जो है वो 1 पल की मात्रा में लेते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण महंगा है इसलिए 2 लिए, विष जो है वो जहरीला है इसलिए तिल प्रमाण में लेना है, और घृत ठीक ठाक है इसलिए इसको 1 पल की मात्रा में ले लिया। अब देखो पहली लाइन अपन ने क्या कही थी भाई, देखो यहाँ पे आम्लक है इस ब्रह्म रसायन में, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलम पड़ता, पहली लाइन आ गई। दूसरी में आ जाओ, जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम। ठीक, अब इसके बाद में कहा था परम ओजस्करम। आप में से किसी को अगर याद रहे तो मैंने एक ओजस्करम परम बताया था, कल परसों एक चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, उसमें ओजस्करम परम किसके लिए बोला था? किसी को याद आ रहा हो, ओजस्करम परम अपन ने किसके लिए कहा था? चलो मैं चैप्टर बताता हूँ। सर स्नान। हाँ, स्नान के लिए 5वां चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, उसमें आया था ओजस्करम परम, स्नान के लिए आता है। और परम ओजस्करम जो है वो इंद्र रसायन के लिए आता है, मैंने वहां बताया था। लेकिन ये इतना लिंक नहीं करता है एक दूसरे से, इसलिए ये क्वेश्चन कभी पूछते नहीं है। और फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर वो उधर पे वाला सही माना जाता है ना। अगर श्लोक ही पूछ ले अलग से तो ये, अगर चिकित्सा स्थान की वो बात होती तो जरूर पूछते, लेकिन वो अलग हो गया थोड़ा सा।
इसके बाद में आता है स्वित्र सकुष्टम जठराणी गुल्मा प्लीहा पुराणो विष विष सजौरम। ठीक है, ये लाइन भी इसके साथ लिखी गई है, स्वित्र संकुष्ट जठराणी गुल्मा, इन सब के लिए भी प्लीहा, इन सब के लिए भी जो है वो क्या होता है, ये फायदेमंद होता है। कौन? इंद्र रसायन। तो इसके लाभ हो गए। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहां तक का ही, परम ओजस्करम, जरा व्याधि प्रशमनम, स्मृति मेधा करम परम। तो याद रखना, इंद्र की स्मृति अच्छी थी। इंद्र को चीजें याद है भाई, भगवान थे तो याद है, तो इंद्र की स्मृति अच्छी थी, तो इंद्र की स्मृति याद रख लेना। इधर फिर आता है सुवर्ण दो योग, तो सोना दो, तो दो ये हो जाएगा। विष जो है वो कम होगा तो तिल मात्रा में, घृत एक फल। चलो आगे चलते हैं अपन। चार मेद्य रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली साल में इसके क्वेश्चन आए। चार मेद्य रसायन कह रहा है, मंडूक पढ़ने सौरस प्रयोज्य क्षीरण यष्टि मधुकस्य चूर्ण में रसो गुरुचास्तु स मूल पुष्प्या कल्क प्रयोज्य खलु संपुष्प्या मेद्या विशेषण च संपुष्प। ये कुछ बातें हो गई, देख लो इसमें। कह रहा है मंडूक पर्णी सौरस प्रयोज्य, मंडूक पर्णी का सौरस आपको लेना है, क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम। ठीक है, तो दुग्ध और चूर्ण, यष्टि मधु का चूर्ण दुग्ध के साथ अपन कह सकते हैं। और रसो गुरु चाहती, गुरुचि का भी क्या लेना है, सौरस लेना है। और स मूल पुष्प्या कल्क प्रयोज्य खलु संपुष्पी, संपुष्पी को पूरा आपको यूज में लेना है। स मूल पुष्प्या सब कुछ है ना, मतलब संपुष्पी की बात करें तो स मूल और पुष्प प्रयोग करना है। अब दूसरा एक क्वेश्चन तो याद है भाई, गुरुची का क्या लेंगे, तो सौरस लेंगे, मंडूक पट्टी का सौरस लेते हैं, और यष्टि मधु का चूर्ण भी लेते हैं, चूर्ण भी ऑप्शन में आता है, दूध के साथ ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, और स मूल पुष्प्या किसको लेते हैं, कल के रूप में किसको ले जाता है, संघ पुष्पी को ले जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब पूछे विशेष रूप से जो मेद्य रसायन होता है, चारों में से भी एक देना, तो वो कौन सा दोगे आप, चाहे विशेषण चाहे संघ। ठीक है, तो ये दो चार चीजें तो इसमें से याद करनी है। फिर पीपली रसायन भी होता है, हालांकि इसमें लिख सकते हो कितनी कितनी पीपली उसमें बता रखी है, उनका सेवन करना है। इंपॉर्टेंट है पीपली वर्धमान रसायन। पीपली वर्धमान रसायन में देखो क्या कह रहा है, क्रम वृद्ध्या दशा हानि, 10 हानि 10 पेपलिकम दिनम। इसमें भी प्रयोग कितने पीपलियों को करना है, 1000 पीपली प्रयोग कितने दिन में, 19 दिन में। भल्लातक में क्या हो रहा था, 1000 भल्लातक का प्रयोग 55 दिन में, चरक की बात अपन कर रहे हैं। अब देखो, इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है बलवान, एक होता है मध्यम, और एक होता है हीन। 3 प्रकार के लोग होते हैं, और इसी प्रकार से इसकी 3 प्रकार की कल्पनाएं भी होती है। कक वाचु याद रखोगे, एक होता है कल्प, एक होता है क्वाथ, और एक होता है चूर्ण। तो पीपली का प्रयोग आप क्वाथ के रूप में कर सकते हो अगर बलवान रोगी है तो। पीपली का प्रयोग, सॉरी, ये कल के रूप में कर सकते हो, रोगी बलवान है। क्वाथ के रूप में कर सकते हो अगर मध्यम बलवान है। और हीन है अगर बल के मामले में, तो चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। अब कल का प्रयोग अगर आप करते हो तो 10 पीपली प्रतिदिन देनी है आपको। ठीक है, 10 पीपली प्रतिदिन आपको देनी है। कितना समय लगेगा, 19 दिन लगेगा। फिर क्वा से याद रखो, क्वाथ, क्वाथ के मामले में 25 दिन लगते हैं। कितने दिन लगेंगे, सॉरी, कितनी पीपली, 6 पीपली, कितने दिन लगेंगे, 25 दिन। और अगर चूर्ण की बात करें तो हीन होगा इसमें 3, तो हीन 3 याद रख लेना, हीन 3, तो हीन होगा उस दिन 3 पीपली का प्रयोग करना है, और इसमें 36 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसमें और डिटेल में पढ़ सकते हो आप उसकी विधि, लेकिन ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि इसमें इतना इतना लगेगा। कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है, कक वाचु, बलवान, मध्यम, हीन, और फिर 19, 25 और 36। ठीक है, और 10, 6, 3, हीन से 3 याद रख लेना, फिर 3 का फिर 6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन, लाभ की बात करते हैं किसकी, पीपली वर्धमान रसायन। कह रहा है कि बृंगणम स्वर्यम आयुष्यम प्लीहो उदर विनाशनम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीहो उदर विनाशनम, प्लीहा उदर का जो रोग है उनको विनाश करने वाला होता है, स्वर्य होता है, आयुष्य होता है, बृंगण करने वाला होता है। लास्ट में आता है वयस स्थापनम मेत्यम, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दी जाती है। अब यहाँ पे अपन ने कहा वय से स्थापनी पढ़ा था अपन ने, है ना, तो हरितकी को पढ़ा था वय से स्थापनी। यहाँ पे क्या कह रहा है, वय से स्थापनम मेद्यम, तो मेद्य होता है और वय स्थापन करने वाला होता है। यहाँ पे आपको आम्ल की ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पे आपको पीपली ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पे आपको हरित की ऑप्शन में मिलेगा, तो कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान रख लेना है, वय से स्थापनम मेद्यम कौन होता है, पीपली होता है, रिक्त स्थान दे देंगे बस। आगे आ जाओ। अब बात आती है यहाँ पे कि चरक ने जो है ना, पीपली वर्धमान रसायन का जो है वो, पीपली वर्धमान का प्रयोग रसायन के रूप में किया, तो पीपली वर्धमान रसायन होता है। फिर सुश्रुत जो है वो पीपली वर्धमान का वात्रक में प्रयोग बताते हैं,
है ना। पीपली रसायन की अगर एक प्रकार से बात करें तो वात्रक में बताते हैं। और काश्यप ने पीपली रसायन को जो है राज्यक्षमा में बताया, या फिर शोथ भी कहीं कहीं मिल जाता है, प्राइमरी में राज्यक्षमा रखते हैं। कैसे याद करोगे? चर सुआकारा। तो चरक ने जो है ना पीपली रसायन को रसायन में ही बताया है। सुश्रुत ने पीपली रसायन को वात्रक में बताया है। और काश्यप ने पीपली रसायन को राज्यक्षमा में बताया। ये तीनों बातें भी आप याद कर लोगे यहीं पे। फिर कह रहा है भाई त्रिफला रसायन की बात आ जाती है अब, है ना। ये भी साथ साथ में याद करते चलना है कि कौन सा रसायन अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कौन सा रसायन कौन से पाद में अपन पढ़ रहे हैं। तो त्रिफला रसायन की बात आती है, विहा याद करते हैं, VAH, विहा। ठीक है, तो इसमें आता है भाई, वी से याद करेंगे विभिद की, ए से याद करेंगे आम्ल की, और एच से याद करेंगे हरित की। ठीक है, विहा 241 याद रखना आपको। ठीक है, 241, विहा 241। विविध की जो है वो त्रिफला रसायन में दो लेते हैं, आम्ल की चार लेते हैं, और हरित की एक लेते हैं। तो विभिदकी का प्रयोग, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभिद की कितनी ली जाती है, दो। आम्ल की कितने लेते हैं, चार। हरित की कितने लेते हैं, एक। विभिदकी का सेवन कब करते हैं, दो विभिदकी का सेवन भोजन करने से पूर्व। आम्ल की का, चार आम्ल की का सेवन भोजन करने के बाद। और हरित की का सेवन भोजन के पच जाने के बाद। तो आम्ल की का क्या होगा, भोजन करने के तुरंत बाद। और हरितकी का सेवन भोजन के पच जाने के बाद आपको करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं की लाइनें जो है वो जीर्णांता करके ऐसे करके आती है, वो संस्कृत में, वो भी अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे आता है तृतीय त्रिफला रसायन। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि और जो त्रिफला त्रिफला रसायन है उनमें क्या क्या है, जैसे मुलेठी है, वंशलोचन और पीपली है। चतुर्थ त्रिफला में स्वर्ण भस्म का प्रयोग होता है। ये पूछा जाता है कौन से त्रिफला में जो है वो स्वर्ण भस्म चतुर्थ त्रिफला में होता है। हालांकि इतना ज्यादा पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें ध्यान नहीं देना है ज्यादा। ब्रह्म रसायन में भी पहले दूसरे में ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान में रख लेना आम्लक आयस ब्रह्म रसायन कहाँ पे था, और नॉर्मल ब्रह्म रसायन कहाँ पे था। इसके बाद में आता है शिलाजतु के गुणों की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शिलाजतु। सबसे पहले शिलाजतु का वर्णन कहाँ पे, यही आपको ध्यान में रखना है, रसायन में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अन अम्लम च कसायम च कटु पाकित शिलाजतु। इसके अलावा चरक ने जो है ये चार प्रकार बताए शिलाजतु के। कैसे याद करोगे, सुर ताल याद कर सकते हो। चरक ने शिलाजतु के जो पर्याय जो प्रकार बताए वो बताए सुर ताल। सुर ताल, सुर ताल, स्वर्ण रजत ताम्र लोह, ये चार प्रकार की शिलाजतु, और ये उत्तरोत्तर बढ़िया होती है। तो सुरताल याद करोगे, सबसे बेकार, बेकार मतलब नहीं कहेंगे लेकिन कम अच्छी है वो स्वर्ण है, फिर रजत है, फिर ताम्र है, फिर लोह। तो पूछेंगे सबसे अच्छी कौन सी है, तो लोह, सुरताल। तो सबसे अच्छी कौन है, लोह। सुश्रुत ने जो है वो छह प्रकार की शिलाजित बताई है, और रस रत्न समुच्चय में दो प्रकार की शिलाजित बताई है, कर्पूर गंधी और गोमूत्र गंधी। ठीक है, अब देखो तीसरी बात आ गई, जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़े करम परम। ये आ गई अपनी तीसरी लाइन। स्मृति किसकी अच्छी थी, इंद्र की अच्छी थी। यहाँ पे देह को दाढ़े करने वाला, मजबूत करने वाला कौन होता है भाई, शिलाजतु होती है। शिलाजतु कहाँ से आती है, पहाड़ों से आती है। पहाड़ क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मात्रा इसकी, पलम अर्ध पलम कृषो मात्रा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पलम अर्ध पलम कृषो कृषो मात्रा। ये लाइन भी दे देते हैं कि किसकी मात्रा है, ये शिलाजतु की मात्रा है। और ये किस प्रकार से, वो भी देख लो भाई। देखो, अगर उसकी प्रवर मात्रा, प्रवर मात्रा में शिलाजतु को 7 सप्ताह तक प्रयोग किया जाता है, मध्यम में 3 सप्ताह तक प्रयोग करते हैं, और अवर मात्रा में 1 सप्ताह तक प्रयोग करते हैं। प्रवर मात्रा में इसकी मात्रा एक पल होती है। ये याद रखें, चार तोला मत याद रखें, पढ़ जरूर लें लेकिन याद नहीं करना ये, क्योंकि श्लोक में ले है ना। सबसे पहले क्या है, पल, एक पल की मात्रा। फिर अर्ध पल, अर्ध पल वाली ये रही, आधी पल की मात्रा तीन। और कर्स मात्रा जो है वो तीसरी हो गई, ये अवर वाली। ठीक है, तो पलम अर्ध पलम कृषो मात्रा किसके लिए कहा है, शिलाजतु की मात्रा के लिए कहा है। शिलाजतु की उत्पत्ति याद हो गई, ये वाला आपने को याद रखना है। कह रहा है कि हेम आद्या, हेम आद्या मतलब स्वर्ण आदि, सूर्य संतप्ता स्रवंती गिरी धात्वा, है ना। तो सूर्य के ताप से जो है वो उनमें स्राव होता है, और जो गिरी मतलब पर्वत होता है वहां से जो है ये निकलती है बाहर। तो हेम आदि शिलाजतु होती है वो सूर्य के ताप के कारण पहाड़ों से उसकी श्रावण होता है। ये बात हो गई उसकी उत्पत्ति में, ये याद नहीं करना आपने। यहाँ पे आ जाओ, अपन बात करते हैं कि रजत, सॉरी, स्वर्ण रजत ताम्र लोह। तो ये तो मैंने कहा भाई याद हो जाएगा, सुर ताल। ठीक है, पहली चीज हो गई, ये पूरी टेबल याद रखनी है अपने को। फिर इसमें क्या कह रहा है भाई, इसके रस क्या होता है, पूछ लेते हैं। रस, वीर्य क्या होता है, विपाक क्या होता है, वर्ण क्या होता है, और दोष क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण की बात करते हैं। तो इसमें देखो सब में लिखा हुआ है, जैसे मधुर तिक्त, कटु तिक्त, तिक्त लवण, ऐसे लिखा हुआ है। तो अपन एक याद करेंगे, एक नंबर याद करेंगे, 15,
45 एंड 35, 15, 45, 35, और इसके दो हिस्से कर देंगे। इसके दो हिस्से तो 1, 5, 4 और 5, 3, 5, 154, 535, ये दो हिस्से हो गए। 15, 45, 35 और बीच में से इसको दो हिस्से कर दिए। अपने पास में 154 बचा और 535 बचा है। जो पहला है, पहला कौन सा 15 है, और जो लास्ट का कौन है ये बचा, इसको एक साथ जोड़ दो इसको। ठीक है, बीच में कौन बच गया, बीच में 4, 5 बच गए। ठीक है, चलो आज रसों की बात करें, चार है तो पहले को जोड़ दो। तो अपन कैसे पढ़ते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, ऐसे पढ़ते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। तो सबसे पहले पहला कौन है, मधुर है, तो ये रहा। इसके साथ में कौन है, तिक्त है, तो ये मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त, तो पांचवा हो गया, तो ये 15 हो गया। तो 15 नंबर पे कौन हो गया, मधुर और तिक्त हो गया। दूसरा कौन है, कटु है, तो मधुर अम्ल लवण कटु, कटु चौथे नंबर का, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो 15, 45 तिक्त 5 नंबर पर है, और 35 तिक्त कितने पे, मधुर अम्ल लवण, लवण 3 नंबर पे हो गया, और 5 नंबर पे कौन है, तिक्त हो गया। तो 15, 45 और 35 इनके पूछे जाते हैं, इसलिए अपन ने याद किया है कि बताइए लोह जो होती है, लोह शिला धातु, उसका रस क्या होता है, तो आप तिक्त लवण 2 मिनट में निकाल लोगे। 15, 45, 35 और लास्ट वाला 35 है, बस ऐसे याद हो जाएगा। बार बार करोगे तो 35 है, इसका याद हो जाएगा। पर पहले वाले का 15 है। ठीक है, दो का बच गया, उनका 45 है, अब 4 और 5 है। ठीक है, तो ये कटु है, तिक्त। अब दूसरा आ जाओ, वीर्य आ जाओ। तो याद करेंगे कि जितने भी शिला धातु हैं उनका वीर्य जो है वो शीत है, सिवाय एक को छोड़ दो। वो कौन सी है, ताम्र है। कौन सी, ताम्र का जो वीर्य होता है वो कैसा होता है, उष्ण होता है। ठीक है, तो एक तो ये अपन एक बार एक्सेप्शन निकाल लेते हैं। दूसरा कौन है भाई, दूसरा है, सभी जो विपाक की बात करें तो सभी शिला धातु का विपाक कटु है, एक को छोड़ दो, कौन सी, रजत। ठीक है, तो रजत हो गया। इसका कैसा है भाई, इसका मधुर है, मधुर मतलब स्वादु। इसका कैसा है, मधुर। अब मैं ताम्र का अगर आपसे पूछे भाई, ताम्र का जो अ, वीर्य कैसा है, ये वीर्य तो उष्ण है, तो कैसे लिख सकते हैं अपन, ताऊ, ऐसे कि ताम्र का वीर्य उष्ण है। और अगर मैं कहूं कि भाई रजत जो है उसका विपाक कैसा है, रजत शिला धातु का, तो मैं राम लिख दूंगा। ठीक है, तो रजत का जो है वो मधुर है। तो अपन कहते हैं ना, राम राम ताऊ, ऐसे करते हैं, तो अपन याद रख लेंगे, राम ताऊ राम, ऐसे याद कर लेंगे, ताऊ राम। तो ताऊ से हो जाएगा, ताम्र का जो है उष्ण वीर्य होता है, और रजत का जो है वो मधुर रस विपाक होता है। ठीक है, रस तो अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद में इसके वर्ण की बात कर लेते हैं। तो वर्ण में इनका तो ताम्र का ताम्र, लोह का काला हो जाएगा, इनका तो ज्यादा है नहीं। थोड़ा सा अपन बात करते हैं स्वर्ण, स्वर्ण का होता है रक्ताभम। रजत का तो श्वेत ही होता है, कोई ज्यादा है नहीं ऐसा, है ना। तो वर्ण का ज्यादा मैटर है भी नहीं, क्वेश्चन पूछते भी नहीं। अब दोष की बात कर लेते हैं, फिर से वही सुरताल लगातार है। सबसे पहले अपन ऐसे लिखेंगे, वात पित्त। वात पित्त कफ होता है ना, तो पहले दो की ग्रुपिंग कर लो, फिर पित्त कफ, फिर तीसरा कफ छोड़ दो, वात पित्त, पित्त कफ और कफ, और फिर लास्ट वाला है उसका वात पित्त कफ। ठीक है, तो ऐसे अपन कर सकते हैं। तो ये अपने, ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो इस प्रकार से अपने को बिना देखे थोड़ा सा याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आता है रसायन प्रयोगेशु पश्चिमस्तु विशिष्यते, कि विशेष रूप से जो पश्चिम शिला धातु, पश्चिम शिला धातु का मतलब होता है लास्ट वाली, और लास्ट वाली कौन सी होती है, लौह शिला धातु होती है, वही क्या होती है, रसायन प्रयोग में श्रेष्ठ होती है। शिला धातु के सेवन ने, अपथ्य चरक ने बताया, कुल्लथ, सुश्रुत ने एक और बढ़ा दिया, कुल्लथ है और कपोत है। वाग्भट ने एक और बढ़ा दिया, कुल्लथ है, कपोत है और काकमाची है। विशेष बात है, सभी के से शुरू हो रही है, तो कुलथ, फिर के, तो कुल्लथ और कपोत, और कुल्लथ कपोत और काकमाची, ये ध्यान में रख लेना, कुल्लथ कपोत काकमाची, और सब में से। इसके बाद में शिला धातु की महत्ता लास्ट में बताया, न सो अस्थि रोगो भूवि साध्य रूपम शिलाहव्य ये न जयत प्रश्न है। ठीक है, एक लाइन आती है कि ऐसे कोई रोग नहीं है जो साध्य नहीं है, किसके सेवन से, शिला धातु के सेवन से साध्य नहीं हो, ये सारी बातें। लेकिन ये क्या है, ये शिला धातु की महत्ता है। इसके बाद में आखिरी है आयुर्वेदीय समुत्थानीय, इसके 4 योग होते हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ग्राम्यो ही वासो मूलम असस्ता नाम। इसमें पूरी एक स्टोरी आती है भाई, दो प्रकार के ऋषि हुआ करते थे। एक यायावर ऋषि होते थे, एक एक जगह पे रुकने वाले हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से, मतलब एक तो घूमने वाले होते थे, ठीक है, और एक जो है वो एक जगह पे कुटिया बना के रहने वाले ऋषि थे, है ना। तो वो ग्राम में वास करने लग गए ऋषि लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई जो गांव में, वो गांव में रहते, पड़े रहते, पूरे दिन बाहर नहीं निकलते, घूमने फिरने वाले तो सुबह पहले निकल जाते, भाई हाँ अपने को कुछ करना है, तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। अब वो अंदर गांव में बैठे बैठे बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ग्राम्यो ही वासो मूलम असस्ता नाम, मतलब अपने रोगों का कारण जो है वो यही है कि ग्राम में वास करना। ठीक है, तो ये लाइन आ जाती है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लिखवा लेते हैं, ग्राम्य। ठीक है, चलो। इसके बाद में दूसरा आता है
कि दूसरी बार इसमें जो है आयुर्वेद अवतरण का वर्णन मिलता है। ठीक है, पहली बार कहाँ मिलता है? सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में मिलता है, और यहाँ पर भी आयुर्वेदीय समुत्थानीय में भी आयुर्वेद अवतरण बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर जो इंद्रोक्त रसायन दिया गया है चौथे चैप्टर में, चौथे पाद में, उसमें 18 ड्रग है। इसका प्रयोग दूध के साथ करना होता है 6 महीने तक। यहाँ पे दो दो बातें आती है। एक वैदिक शब्द सिंधु होती है जिसके राइटर है कविराज उमेश चंद्र गुप्त, और वैदिक वैदिक सप्त सिंधु होती है जिसके राइटर नरेंद्र। ठीक है, इसके अलावा द्रोणी प्रावेशिक रसायन की बात यहाँ पे आती है। मैंने कहा था कि स्वस्थ से सोहित्यम होती है, स्वरस्य से सोहित्यम, इसको एकदम भरपेट पीना होता है, सोरस को भरपेट पीना होता है, और फिर जो है द्रोणी में जाके बैठ जाना होता है। पूरी इसकी हिंदी की स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन अपने को इतना ध्यान में रखना है सौरस से सोहित्यम जो है वो द्रोणी प्रावेशिक रसायन के लिए है। ठीक है, और अब पीछे अपन ने कहा था बलादी रसायन में सौरस के रूप में प्रयोज्य किया जाता है, सौरस से प्रयोज्यम, सौरस के रूप में जो यूज जिसको किया जाता है वो कौन सा हो गया? बलादी रसायन होता है। फिर कहते हैं भाई ब्रह्म सुवर्चला, इसकी जो औषधियों की बात यहाँ पे की गई है ना, तो कौन कौन सी है इसमें इंद्रोक्त रसायन में? ब्रह्म सुवर्चला है, आदित्य वर्णा है, सूर्यकांता, नारी अश्वबला, काष्ठ गोदा, सर्पा, सोम, पद्मा, अजा, नीला। अब ये थोड़ी सी आपको पढ़ लेना है बस। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ से इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपने को आइडिया होना चाहिए। दिव्य औषधियां ऋषियों के लिए होती हैं, और दिव्यतर का मतलब होता है दिव्य औषधियों के अलावा, तो वो वानप्रस्थेत्रों के लिए होती है। जो अपन जो जनरल आदमी जो होते हैं वो लोग, उनके लिए दिव्यतर होती है ना, मतलब थोड़ी दिव्य से थोड़ी कम पावर वाली। और दिव्य औषधियां मतलब जो खतरनाक वाली होती है वो ऋषियों के लिए होती है। फिर आता कुटी प्रावेशिक विधि की बात यहाँ पे बताई गई है कि समर्था नाम, अरोगा नाम, धीमताम, नियतात्मा नाम, कुटी प्रवेश क्षणी नाम, परिच्छेदत्वम हितम। ठीक है, ये उन लोगों की बात बताई गई है जो जिन लोगों को कुटी प्रावेशिक विधि का सेवन करना, जो समर्थ हो। ठीक है, जो पैसा वैसा हो उनके पास में, जो बुद्धि हो, जिसमें थोड़ा धैर्य हो, जिसके पास में थोड़ा समय हो, है ना, वो सारे जो है वो लोग जो है कुटी प्रावेशिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसे ही बहुत लगते हैं। आप अभी किसी पंचकर्मा सेंटर में एडमिट होने की कोशिश करना, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, 1 लाख के आसपास चला जाता है, ठीक ठाक सा सेंटर होता है तो। ठीक है, इसके बाद में तयो श्रेष्ठ पूर्व विधि से तू सुदुष्कर है, ये लाइन आती है। इसके बाद में आचार रसायन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आचार रसायन। आचार रसायन के अंदर जो है जनरली द्रव्य नहीं होते हैं। आचार रसायन में होता है कि आप लोग अपनी दिनचर्या सुधार के ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, एक रसायन के प्रयोग के समान ही उसमें लाभ मिलता है, तो इसीलिए उसको आचार रसायन बोलते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग आप नित्य करते हो, नित्य अपना उठना, सुबह टाइम से उठना, सारा काम करना, है ना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, इसलिए इसको नित्य रसायन भी बोल देते हैं। तो आचार रसायन को क्या बोलते हैं? नित्य रसायन बोलते हैं। आचार रसायन में वैसे तो कोई द्रव्य की बात नहीं हो रखी है, फिर भी अगर पूछे कि भाई बताइए आचार रसायन में कौन से द्रव्य हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन बने तो इसमें एक तो क्षीर है और एक घृत का प्रयोग इसमें बताया गया है। इसके बाद में सुश्रुत ने भी 7 प्रकार के पुरुषों के लिए रसायन का सेवन निषेध, मतलब सुश्रुत ने 7 तरह के पुरुषों के लिए रसायन का सेवन निषेध बताया गया है। कौन कौन से? अन आत्मवान जो हो, फिर अलस वाला, दरिद्र हो, प्रमादी हो, व्यसनी हो, पापकृत, और भेषज का अपमान करने वाला, भेषज अपमानी। ये 7 प्रकार के लोगों को सुश्रुत ने रसायन का निषेध बताया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आती है प्राणाचार्य, है ना, जब अपन सूत्र स्थान पढ़ेंगे ना आगे 9th 10th चैप्टर, उनमें ये चीजें आएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं एक बार प्राणाचार्य। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए प्राणाचार्य का वर्णन कहाँ पे है? तो चौथे चैप्टर में है, रसायन अध्याय के चौथे पाद में है कि सीलवान मतिमान युक्तो द्विजाति शास्त्र पारंगत। ठीक है, जो सीलवान हो, मतिमान हो, युक्त हो, है ना, युक्ति वगैरह बना सके, या फिर समर्थ हो एक प्रकार से चिकित्सा करने में, द्विजाति, पहले जो जिसने अच्छे से पढ़ा हो। द्विजाति का मतलब क्या होता है? एक बार पहले अच्छे से पढ़े तो पहले स्टूडेंट थे, फिर चिकित्सक बन गए, उसको द्विजाति बोलते थे। शास्त्र पारंग मतलब शास्त्र का अच्छा ज्ञान उसको हो। तो ये याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसकी कि सीमा पर युद्ध छिड़ गया, शास्त्र लेकर पहुंचो, है ना। तो सील, सीमा से सील याद करें, मैं से मतिमान, युद्ध से युक्तो याद करें। ठीक है, और शास्त्र लेकर पहुंचो, तो शास्त्र से शास्त्र पारेंगे, आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्राणाचार्य के लक्षणों की बात हो रही है, कैसा होता है प्राणाचार्य। इसके बाद में और आता है भाई ना, ना अर्थम ना अपि कामार्थमथ भूत दया प्रति वर्तते ये चिकित्सायाम से सर्वम सर्वमति वर्तते, ये लाइन आती है। इसके अलावा आयुर्वेद जीविका के लिए नहीं है, ये चरक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि कुर्वते ये तू वर्ती अर्थम है,
चिकित्सा चिकित्सा पण्य विक्रयम ते हित्वा कांचनम राशि पांसुर राशि उपासते। मतलब जो है ये एक प्रकार से जो मिट्टी जो है उसको उठा रहे हैं और बहुत अच्छी जो राशि है उसको फेंक रहे हैं। मतलब जो लोग जीविका के लिए जो है वो चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीविका के लिए जो है, आचार्य चरक ने चिकित्सा को जीविका का साधन नहीं बताया कि आप अपनी आजीविका चलाने के लिए चिकित्सा मत कीजिए। आयुर्वेद जो है वो जीविका चलाने के लिए नहीं होती है। लेकिन सुश्रुत जो है वो जीविका के लिए बताते हैं, है ना। सुश्रुत का जब अपन सूत्र स्थान में शुरुआत में चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि भाई यहाँ पे ये जो अपनी वृत्ति के लिए या फिर जीविका चलाने के लिए आयुर्वेद का अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में आता है कि भाई चिकित्सा का उद्देश्य भूत दया। ठीक है, तो यहाँ पे आता है परो भूत दया धर्म की मत्वा चिकित्सया वर्तते ये स सिद्धार्थम सुखम अंते अश्नुते। ठीक है, दिव्य औषधि विधि सुगम, ये चौथे पाठ का जो प्रयोजन हो जाएगा, दिव्य औषधि विधि सुगम, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये अपना जो रसायन पाठ था उसका अपन ने थोड़ा सा शॉर्ट में चीजें देखी। ठीक है, इसके बाद जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज जो अपन इतना ही देखेंगे और क्लास नहीं करेंगे।